नमस्कार। आज हमारे साथ हैं निहाल सिंह। और निहाल सिंह जी को आज हमारे चैनल पर आना बनता ही था, क्योंकि हम इन्हें जबरदस्ती लेके आए। 8 महीने पहले इन्होंने एक धमाकेदार खबर हमें दी थी कि दिल्ली के सभी सांसदों के टिकट बदले जा रहे हैं। और अभी तक जो 5 डिक्लेयर हुए हैं उनमें से 4 के तो बदले जा चुके हैं। और बांसुरी स्वराज के बारे में और सबसे एक्सक्लूसिव वेस्ट दिल्ली से इस कमलजीत शेरावत के बारे में निहाल जी ने उस वीडियो में बता दिया था। निहाल जी, पहले तो आपको बधाई आपके प्रोडिक्शन के लिए। आपने इतना परफेक्ट प्रोडिक्शन किया। और आशा जी करते हैं जी कि अभी जो 2-3 सीट बची हुई हैं उनका भी प्रोडिक्शन आपसे हमें इसी तरह का मिलेगा। तो निहाल जी, जी पहले चर्चा कर लेते हैं हम कि बीजेपी ने जो अपने 5 टिकट डिक्लेयर किए हैं। रामवीर बदूड़ी साउथ दिल्ली से रमेश बिदूड़ी की जगह, कमलजीत सहरावत वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज मीनाक्षी लेखी की जगह, नॉर्थ ईस्ट वाला टिकट बरकरार है मनोज तिवारी का, और चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल। तो पहली खबर तो यही है कि सुना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने संन्यास ले लिया है राजनीति से। जरा बताइए कुछ, क्या गतिविधियां हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट आया कल। एक ट्वीट गौतम गंभीर का सुबह सुबह आया था, तो जिससे उन्होंने मतलब राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी और वो बोले थे वो क्रिकेट में वापसी करेंगे। और चूंकि शाम को टिकट की घोषणा हुई, हालांकि उस टीम अभी उस सीट को अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। हाँ। डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट पर चूंकि प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और ये कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब की उम्र भी हो गई है। और उनका ये लगभग था ही, क्योंकि पार्टी ने उन्होंने सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया। तो अब पार्टी नई पीढ़ी को आगे लाकर एक नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है बीजेपी। इसकी वजह से जो है प्रवीण खंडेलवाल को वहां पर टिकट दिया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने 5 बार वो विधायक रहे, 2 बार वो सांसद रहे। सांसद रहे और काफी अच्छे मार्जिन से जीते भी है हर बार। और ये बात सही भी है, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने लोगों की सेवा की और लोग उनके साथ खड़े रहे। पोलियो पे उन्होंने जो है अपना एक बार पोलियो के लिए मुक्ति के लिए काम किया था, और दूसरा जो है कोविड के लिए काम किया। तो वो सौभाग्यशाली और प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कृष्णा नगर में उनका एक ईएनटी क्लिनिक है, वो उनका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर साहब मतलब बैक टू प्रोफेशन अपने पहुंच गए हैं, स्टेथोस्कोप कान पे लगा के, है ना? खैर, डॉक्टर जी। हर्षवर्धन बहुत जेंटल पर्सन है, मैं मिला हूं उनसे, और बढ़िया आदमी थे। गैर और विवादित दिल्ली की राजनीति का गैर विवादित चेहरा डॉक्टर साहब हाँ, को कहा जाता है। उनके साथ बस एक ही कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो एम्स वाला मामला हो गया था जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे। उसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी नहीं है। तो वो सब चीजें व्यवहारिक रूप से चलती रहती हैं दाएं बाएं। कैरियर और उनका व्यक्तिगत कैरियर पूरी तरीके से ये दाग है। और मतलब बेदाग है। और हम्म। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कहते हैं वो करते भी है। और डॉक्टर हर्षवर्धन देहदान दधीची देहदान समिति के मतलब प्रचार प्रसार करते रहे कि लोगों को अपना डोनेशन मतलब कर, शरीर दान करना शरीर चाहिए। दान करना चाहिए। उनकी माता जी का जब निधन हुआ तो उन्होंने अपनी माता जी का शरीर भी दान किया था। तो ये बतौर हेल्थ मिनिस्टर इतना बड़ा उदाहरण, एक सांसद होने के नाते इतना बड़ा उदाहरण स्थापित करना बहुत बड़ा। क्योंकि जब हिंदू धर्म में ये मान्यता रहती है कि भाई दाह संस्कार करना चाहिए और हम्म। वो शरीर उसके दान बिना कर रहे कहते हैं, हैं कि तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। हाँ हाँ, सही बात है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब मेरा मानना यह है कि जो बीजेपी के जो सिद्धांतवादी कुछ चंद नेताओं में से एक थे डॉक्टर जी हर्षवर्धन। जी। खैर, मुझे लगता है कि अब ऐसा लगता तो नहीं तो कि वो क्लिनिक में ही बैठेंगे, उनका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल पार्टी करती रहेगी। हाँ, ऐसा और तो अभी क्योंकि बहुत सारे राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद खाली है अभी। ये दिल्ली वालों का बढ़िया है, जैसे जगदीश मुखी को गवर्नर बना दिए था, है ना? अब सही सत्ता आ बात। नहीं रही सब दिल्ली में। दिल्ली वालों को 1993 के बाद दिल्ली की सत्ता मिल नहीं रही, तो क्या करेंगे नेता। क्या करें, बेचारों को कहाँ एडजस्ट करें, कहीं ना कहीं तो करना ही है। सही बात है। सम्मान तो अब करना ही है। आते हैं सबसे जो मतलब एक्साइटिंग जो डिक्लेरेशन हुआ है टिकटों में। वो जैसे कि आपने पिछली बार वीडियो में बताया भी था, बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से। और सुना है कि वो उन्होंने जाके मीनाक्षी लेखी से जी। आशीर्वाद भी मांगा है, उनके पैर वैर छुए हैं। तो पिछले लगभग 1.5 साल से चर्चाएं लगातार थी कि मीनाक्षी लेखी का टिकट कटेगा। ऐसा ऐसा क्यों चर्चाएं इतनी एक सब समय से पहले से ही चलने लगी थी? सर वो पिछली बार ही मीनाक्षी लेखी का टिकट कटने की अंदेशा ही था 2019 के चुनाव में। लेकिन उस समय समीकरण ऐसे बैठ गए कि पार्टी ने उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया और फिर उनको मंत्री भी बनाया, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया।
मीनाक्षी लेखी को लेकर ये था कि मीनाक्षी लेखी के टिकट कटने के कारण ये है कि एक तो पार्टी नई लीडरशिप लाना चाहती है, नई पॉलिटिक मतलब दिल्ली की राजनीति में। और बासुरी स्वराज मात्र 40 वर्ष की है, तो एक लॉन्ग टर्म बीजेपी इसको सोच रही है। और बासुरी स्वराज का भविष्य मतलब राजनीतिक तौर पर से तो मजबूत है ही है, क्योंकि वो 1.5 साल पहले ही, लगभग 1 1.5 साल पहले से उनकी राजनीति में, राजनीति में वो आई। और फिर एकदम से उनको पहले लीगल सेल का सह संयोजक बनाया गया, और फिर प्रदेश की सचिव बनाया गया। और आपने नोटिस किया होगा कि बीजेपी में प्रवक्ता पद होता है, जो प्रवक्ता बाइट वगैरह देते हैं, हरीश खुराना जैसे देते हैं, बाकी सब देते हैं। लेकिन प्रदेश सचिव होने के बाद भी उनको पार्टी आगे करती रही, हर मुद्दे पर उनकी राय आती रही, चाहे वो केजरीवाल के बयानों पर पलटवार हो। तो पार्टी ये पहले से ही तय लग रहा, आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो लगेगा कि वो पूर्व नियोजित था, और हाँ। उनको इसलिए ही ये सारा कराया जा रहा था। और वो बड़ी सौम्यता से वो अपनी बातों को रख भी रही थी। इसे बासुरी कहते हैं ना स्वराज कि की जब एक ऊपर खातिर। हाईकमान का आशीर्वाद होता है ना, तो फिर सब चीजें आपके अकॉर्डिंग होती चली जाती है। मुझे लगता है कि और ये और नरेंद्र दूसरा मोदी जो है वो सुषमा स्वराज के प्रति अपना थोड़ा सा जो ट्रिब्यूट टाइप होता है कि उनकी बेटी को वो दे के वो भी दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा कर्टसी भी दिखाना चाहते आशीर्वाद होने के साथ साथ अपना व्यवहार भी बहुत कुछ होता है। व्यवहार की भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। और तो बासुरी स्वराज का व्यवहार कार्यकर्ताओं के प्रति बड़ा सौम्य है। तो यही हैं। वजह है कि जब जैसे मीनाक्षी ही लेखी कल का व्यवहार बढ़िया नहीं था। मीनाक्षी लेखी के व्यवहार को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है। और लोग कहते हैं कि वो एरोगेंट। अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल पाते हैं, मतलब कार्यकर्ता भी उनसे बड़ी बमुश्किल मिल पाते हैं। और वो आसानी से उपलब्ध होने वाले नेताओं में से नहीं है। बहुत उनसे मिलने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे बातें राजनीतिक गलियारों में चलती रहती अच्छा, मनोज तिवारी का भी टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन मनोज तिवारी कैसे हैं। बरकरार रहे? सर, आपकी वीडियो में याद होगा, हमने उनकी टिकट कटने की बात नहीं कही थी, हमने उनका ट्रांसफर ने होने कहा की था कि बात वो की थी। बिहार से लड़ेंगे चुनाव, हमारी ये चर्चा जी, हुई। बक्सर से आएंगे। तो हमारी हमारी ये बात भी, मतलब हमने ये उनकी टिकट कटने की बात नहीं कही थी। ये हमारी बात मतलब हम 100% सही है कि हमने उनको ट्रांसफर होने की बात की थी, उनको साइड लाइन करने की बात नहीं की थी। क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन गई है वहां पर बिहार में, अब गठबंधन भी हो गया है और सारा कुछ है। सीट तो हो शेयरिंग सकता है नए वहां तरीके पर से हो रही है वहां पे। नई से केस हो रहे हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया हो। और मनोज तिवारी उन खुशनसीबों में से एक है जो अपनी टिकट बचा पाए दिल्ली में, क्योंकि आंधी 2017 में तो असल में क्या है निगम कि के। बीजेपी में एक बहुत बड़ा ये भी थिंकिंग थी कि जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं उनका भी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बना रहना चाहिए। जी, पूर्वांचल के नेता के तौर पर मनोज तिवारी की अपनी इमेज है। हाँ। मनोज तिवारी दूसरे नेताओं की तुलना में जितने बड़ा उनके पास स्टारडम है, उतने ही उनका व्यवहार भी उतना उनका मतलब सौम्य है। ऐसा नहीं है कि वो एरोगेंस वाले नेता नहीं है। उनके पास एरोगेंस नहीं है। वो मतलब जितना बड़ा उनके पास कद है, उतना और उसके हिसाब से दूसरी वो अपने आप को। दूसरी बात ये भी है कि लगभग 10 साल से मैं देख रहा हूं कि वो दिल्ली सेंट्रिक ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली में पदाधिकारी जी भी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। दिल्ली पे उन्हें उनका फोकस रहा है एक तरह। एक समय तो सीएम पद के कैंडिडेट बन गए थे। पिछले चुनाव में तो ये क्या जी माना जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो सीएम भी बन सकते थे। ये भी चर्चाएं जी मनोज जी। तिवारी के तो बारे में थी। पूर्वांचल का जनाधार दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे दिल्ली में केवल जाट, पंजाबी और वैश्य समाज की के साथ साथ पूर्वांचल के समीकरण को भी साथ लेकर चलना होगा। इसलिए बीजेपी ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया कमलजीत शेरावत के बारे में हम बताएंगे। देखिए, पिछली बार हमने वीडियो बनाया और आपने बताया कि कमलजीत शेरावत का वेस्ट दिल्ली से टिकट हो सकता है। और कमलजीत शेरावत का आपके पास शायद फोन भी आया था, उसके बाद आप बता रहे थे मुझे कि आपको धन्यवाद दिया उन्होंने। अब दोबारा भी उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि टिकट अब उनका हो ही गया है। कमलजीत शेरावत का प्रिडिक्शन तो कमल उनका बहुत ही गजब था, शानदार था। कमलजीत शेरावत 2008 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। हार गई थी। और उसके बाद वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उनको विधानसभा का टिकट मिले। लेकिन चूंकि उनके इलाके के राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि उनकी टिकट होते होते रह जाती थी, तो मेयर भी तो इसलिए रही उनका थी, नहीं वो हो पाया। मेयर भी रही एक साल और शायद उसमें। 2017 के निगम चुनाव में जब भाजपा ने सभी पुराने पार्षदों को हटाकर नए पार्षदों को लाया, तो उसमें कमलजीत शेरावत का टिकट हुआ। और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो एकमात्र ऐसी मतलब महिला, वो उम्मीदवार थी जो सर्वाधिक मतों से जीती। यही वजह रही कि जब पहली बार मेयर बनाया गया तो कमलजीत शेरावत को ही महापौर बनाया
महापौर हम्म। बनी और फिर वो नेता सदन का पद भी उनको मिला। और अब प्रदेश महामंत्री भी हैं भाजपा की, और वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही है, काफी पदों पर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो आत्मनिर्भर महिला है। जैसे क्या है, राजनीति में जो महिला आती है तो उनके पतियों का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, अच्छा। लेकिन कमलजीत शेरावत के साथ ऐसा नहीं है। कमलजीत शेरावत खुद इंडिपेंडेंट है, वो अपने निर्णय खुद लेती है। उनके परिवार के किसी सदस्य को हमने कमलजीत शेरावत के साथ नहीं देखा। वो अगर राजनीतिक सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में तो दिख जाते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आता। मतलब अपने दम वो पे स्वयं राजनीति। हम्म। अपने स्वयं निर्णय लेती है वो। दरअसल प्रवेश वर्मा के बारे में एक थोड़ा सा फीडबैक ये भी था कि प्रवेश वर्मा का जो व्यवहार है वो बड़ा खराब था। कुछ मैंने पत्रकारों वो से भी सुना है कि वो तू तड़ाक करके बात करते थे कुछ। इस वजह से भी थोड़ी सी क्या उनकी नाराजगी थी क्या उनके प्रति? अब सर इसमें कई समीकरण होते हैं, लेकिन क्या है, बांसुरी स्वराज का जब टिकट हो गया तो बीजेपी दो परिवार मतलब परिवारवाद के चक्कर में दो लोगों को टिकट नहीं दे सकती थी। तो एक हम्म। कारण तो उनका व्यवहार भी हो सकता है, दूसरा कारण ये जो बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, तो नहीं तो बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, इसलिए प्रवेश शर्मा का टिकट इस चक्कर में भी कट गया, क्योंकि दो दो लोगों को अगर बांसुरी प्रवेश स्वराज को। वर्मा हो सकता है, प्रवेश वर्मा विधानसभा वगैरह लड़ाया जाए आगे। तो ये पूरी संभावना है कि रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और जो डॉक्टर हर्षवर्धन का तो नहीं, लेकिन रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा तो विधानसभा और दिल्ली के संगठन में उनकी वापसी होनी है, ये तय है। मतलब इनको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, बीजेपी ऐसे खाली नहीं छोड़ी। हाँ चलिए, आपने वो नाम कब ले ही दिया। मिलेगी क्या मिलेगी वो देखना होगा। आपने नाम ले ही दिया, रमेश बिधूड़ी वाली सीट पर आ जाते हैं। तो रमेश बिधूड़ी ने जो दानिश अली को सुनाया था उसमें लोकसभा के स्पेशल सत्र में महिला आरक्षण वाला जब आया था, कहीं उसकी वजह से तो रमेश बिधूड़ी का टिकट कट नहीं गया, रामवीर बिधूड़ी को मिल गया। रमेश बिधूड़ी का टिकट तो सर 2022 के जब हमने पुरानी वीडियो बनाई थी, उसमें ही आपको बताया था कारण क्या है। निगम चुनाव की वजह से, ये जो आप पूरा आकलन देखेंगे तो इसमें निगम चुनाव का बहुत बड़ा रोल है जो टिकट कटने में है, क्योंकि ये जो अभी निगम एमसीडी चुनाव के के चुनाव अभी जो आम आदमी पार्टी जीती है अभी। 2022 में जो निगम के चुनाव हुए, भाजपा की कोई मतलब भाजपा नेतृत्व के जो तैयारी थी वो पूरी थी, लेकिन सांसदों ने जो अपने मन मर्जी से टिकट दिलाए और फिर ये जिम्मेदारी ली कि मैं जिता के लाऊंगा, और वो जिता नहीं पाए। हम्म। मतलब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिनको सांसदों ने जिताने की कोशिश की वो तो हार गए, और जिनको हराने की कोशिश की वो जीत गए। तो अब ये रिपोर्ट तो पार्टी के पास जाती है सारे आला कमान, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि हर छोटी छोटी बात की निगरानी करती है। तो ये सब पहुंचती है। आप देखो दक्षिण दिल्ली में जो है 37 वार्ड पड़ते हैं एमसीडी के, इसमें से मात्र 13 सीट जीत पाई बीजेपी। जबकि साउथ दिल्ली तो होल्ड रहा है ना, साउथ बीजेपी का दिल्ली में गढ़ है। अच्छी सीट। और दूसरी बात क्या है, अब इन मतलब रमेश बिधूड़ी के परिवार के लोग भी चुनाव लड़े थे, वो भी नहीं जीत पाए। तो इसका तो कहीं ना कहीं पड़ता है। और आपको एक प्रकरण मैंने बताया था कि एक पार्षद है चंदन चौधरी, उनका लेकर एक विवाद हुआ था निगम चुनाव के दौरान ही, हम्म। कि प्रचार को लेकर उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था। तो हम्म। इसकी वजह से जो है उस समय ही तय हो गया था कि सांसदों को क्या भूमिका में रहना, क्योंकि सांसदों की कार्यशैली और निगम चुनाव के प्रदर्शन से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं था। हम्म। हम्म। अब ये हम जैसे साउथ दिल्ली की बात कर ली हमने, अब नॉर्थ वेस्ट की भी बात करें, 43 में से केवल 14 सीटें जीती थी बीजेपी। और जैसे ही वेस्ट दिल्ली की बात करें हम्म। तो परवेश वर्मा की जो सीट है, इसमें से मात्र 38 में से 13 सीटें जीती थी बीजेपी। ओहो। और न्यू दिल्ली में जो मीनाक्षी लेखी की है, 25 में से 5 सीटें जीती थी। जो करोल बाग जो कभी मतलब जो संघ कारा झंडे वाला के सामने ही नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, जहां से आडवाणी जीत के गए हैं, जहां से ऐसे समय पर जीत के गए हैं कि कोई जब नाम लेने वाला नहीं था, उस समय 5 सीटें जीत रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी के लोग मानते हैं इसका। हाँ, इसका मतलब पार्टी हाईकमान ने ये माना कि जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है उनके साथ सांसद अपना रैपोर्ट नहीं सही बैठा पाए। ये भी इसका भी एक वजह जी है। हम्म। अब जी ये जो सबसे चौंकाने वाला नाम है इन टिकटों में, मुझे तो प्रवीण खंडेलवाल का लगा। अब प्रवीण खंडेलवाल। वैसे तो चर्चा ये थी कि चांदनी चौक से जो है अक्षय कुमार और पता नहीं किस किस के नाम लिए जा रहे थे कि साहब दिल्ली 6 का प्रवीण इलाका है। तो ये सब चल रहा था, प्रवीण लेकिन प्रवीण खंडेलवाल खंडेलवाल जो है आउट ऑफ बॉक्स नाम है। नहीं, प्रवीण खंडेलवाल का नाम पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में चल रहा था। प्रवीण हम्म। खंडेलवाल 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे बीजेपी से, सेकंड नंबर पर रहे थे। वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का चांदनी चौक से। अच्छा अब अच्छा। क्योंकि चांदनी चौक से वो बार बार टिकट की भी कोशिश कर रहे थे पिछले चुनाव में भी, उससे पहले भी, लेकिन नहीं मिल पा रहा था।
अब हम्म, चूंकि व्यापारी नेता है और डॉक्टर हर्षवर्धन की हम्म। जगह एक व्यापारी, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र आता है चांदनी चौक, जहां सदर बाजार चांदनी चौक और खारी बावली जैसे बाजार है, तो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व हो संसद में, व्यापारी अपनी बात अपने प्रतिनिधि के जरिए पहुंचा पाए, इसलिए बीजेपी ने उस चेहरे को दिया। और प्रवीण खंडेलवाल का व्यापारियों में पकड़ तो है ही है, और व्यापारी समाज तो चूंकि बीजेपी के साथ माना जाता है, तो हम्म। उन्हीं के एक व्यक्ति को बना दिया, तो उससे व्यापारियों को, बीजेपी को लगता है कि उससे फायदा होगा। और प्रवीण खंडेलवाल तो मतलब तालकटोरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी को बुला चुके हैं, और कार्यक्रम करा चुके हैं, बहुत जीएसटी बड़े को बड़े लेकर इन्होंने बड़ा मूवमेंट चलाया था। जी जी जी, बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया। अभी मेंबर भी थे जीएसटी काउंसिल में, हाँ, कई हाँ। जीएसटी के मुद्दों को लेकर मेंबर रहे हैं, और कई मतलब कमेटियों में मेंबर रहे केंद्र सरकार की। तो खंडेलवाल जाना पहचाना नाम है, ऐसा नहीं है, हालांकि बहुत जमीनी स्तर के भी है प्रवीण खंडेलवाल। वो केंद्र सरकार के और सारी चीज योजनाओं को लेकर वो व्यापारियों के बीच जाते रहे हैं, जीएसटी के मुद्दों का उन्होंने कई मुद्दों का समाधान कराया। हाँ, वैसे भी चांदनी चौक की सीट है जो बीजेपी वालों के लिए काफी सेफ मानी जाती है। इस पे हर आदमी लड़ना चाहता है कि ये इसे कोई भी सीट को निकाल ही लेगा। कुछ इस तरह का व्यापारियों का जी वहां जो जुड़ाव है बीजेपी के साथ, पिछले 10 साल में खास तौर से। तो मैं अपने दर्शकों को जी। एक बात और ये भी बता दूं कि हमने 5 टिकटों पर बीजेपी के चर्चा की है। और इनमें से मैं आपको बताऊं कि ये जो 5 टिकट हुए हैं, इनमें से अगर मैं एक दो तीन तीन सीटों की बात करूं, तो 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर दोनों तरफ के प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। जैसे साउथ दिल्ली पर बीजेपी से रामवीर भदौड़ी, आम आदमी पार्टी से सही राम पहलवान, सही बात। और वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर महाबल मिश्रा, जो पहले कांग्रेस के भी सांसद रहे हैं, और नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती। क्योंकि यहाँ पर जो पैक्ट हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक, और ये जो सुरक्षित सीट है दिल्ली वाली, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वाली, वेस्ट। ये 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। तो कांग्रेस ने भी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान, वेस्ट से महाबल, और नई दिल्ली से सोमनाथ, और ईस्ट से कुलदीप कुमार। तो अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि ईस्ट दिल्ली पे कुलदीप कुमार है आम आदमी पार्टी के, लेकिन सामने अभी बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आया गौतम गंभीर की जगह। क्या चर्चाएं हैं वहां से? गौतम गंभीर की जगह पर तीन चार नाम चल रहे हैं, जिसमें एक पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, अभी अब वर्तमान के उपाध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल का नाम है। और दूसरे नंबर पर नाम है जो अभी प्रदेश के महामंत्री है हर्ष मल्होत्रा, वो पूर्व महापौर भी रहे, उनका नाम है। और वीरेंद्र सचदेवा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम भेजा गया है केंद्रीय चुनाव समिति को। और ये तीन नाम प्रमुख तौर पर है, इनमें से ही लगता है वीरेंद्र किसी का वीरेंद्र एक नाम। सचदेवा ईस्ट दिल्ली से आते हैं। जी, वो मयूर विहार में रहते हैं, मयूर अच्छा। विहार फेज 1 में रहते हैं, वो उनका वहीं पर निवास है। और वो पहले वो उनका हालांकि जन्म और ये सारा कुछ तो उनका चांदनी चौक में हुआ है। चांदनी चौक वो का एक है। पत्रकार रहे, आपको हम्म। पता ही है, हाँ, पत्रकार हाँ। रहे हैं सामने टाइम्स में। तो वो है, लेकिन उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो इस समय पूर्वी दिल्ली बना रखा हम्म। और जो नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट वाली सीटें हैं, इन पे कांग्रेस के है। क्या क्या चर्चाएं हैं? कांग्रेस से कौन आ सकते हैं? और नॉर्थ वेस्ट जो सुरक्षित सीट है, उस पर लगभग जो इनाम तय माना जा रहा था, वो तो उदित राज का ही है। बीजेपी से वो सांसद रहे वहां पे, अब वो कांग्रेस में है, तो उनका नाम आ रहा है। वो वहां पर सक्रिय भी है, वहां पे बोर्ड बोर्ड पोस्टर होर्डिंग पूरा जो चुनाव प्रचार सामग्री उन्होंने लगा रखी है, कार्यकर्ताओं भी वो खड़े कर रहे हैं वहां पर। तो उदित राज का नाम है। और दूसरा ये जो चांदनी अपनी चौक से? चांदनी चौक से सर, अब कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है, अलका लामा का नाम आ सकता है। अलका लामा वहां से प्रत्याशी हो सकती हैं। और पूर्वी दिल्ली से जो है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, या भीष्म शर्मा अरविंदर चुनाव सिंह लड़ लवली सकते का हैं, तो तय लेकिन है, बताया जाता है कि वो सीट अरविंदर सिंह लवली ने अपने लिए रखी है। उसमें वो अड़ गए थे। चार जी तीन का जी फार्मूला जी जब बन रहा था, उससे पहले 5-2 का फार्मूला जो आम आदमी पार्टी ने बनाया था, वो अरविंदर सिंह लवली नहीं, बताया जाता जी है कि 4-3 में कन्वर्ट कराया उसे, कि नहीं भाई, हमें नॉर्थ जी ईस्ट जी चाहिए ही है ना। जी। और वो ये मुस्लिम सीटें जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वो सीटें कांग्रेस को लिए, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में ऐसा देख रहा है कि जो मुस्लिम जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सा नाराज है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ वापस जा रहा है। वापस जा रहा है, तो इसलिए मुस्लिम सीटों को कांग्रेस ने अपने पास। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट वाली सुरक्षित सीट है, इस पे तो अभी दोनों ही तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीजेपी से हाँ, क्या नॉर्थ चर्चाएं वेस्ट। हैं? हंसराज हंस यहाँ से सांसद है।
हंसराज हंस का लगभग मतलब उनका हो सकता है वो पंजाब में चले जाएं, किसी सीट से लड़े। हंसराज हंस को लेकर लोगों में नाराजगी भी है और सारा कुछ है, तो इसकी वजह से उनका टिकट बदला जा सकता है इसमें। यहाँ से प्रदेश महामंत्री हैं अभी बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया, जो कि पूर्व मेयर है। एक पूरी पुरानी एमसीडी में वो उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी थे, तो योगेंद्र चंदोलिया का नाम है। दूसरा एक जो आगरा से जो आईआरएस रिटायर बीआरएस लेके अरे, जो पहले वो भाजपा में आई दिल्ली बीजेपी में, वो प्रीत हरिता ऐसा कुछ नाम पीड़िता है रही। उनका वो हाँ। और तीसरा नाम है करम सिंह कर्मा का है, जो अभी एससी मोर्चा के प्रभारी है। कोई स्टार वगैरह नहीं, दलेर मेहंदी वलेर मेहंदी टाइप का कुछ ऐसा दलेर नाम? मेहंदी का नाम चल रहा है, लेकिन दलेर मेहंदी का नाम थोड़ा सा विवादित रहा है, क्योंकि हाँ। हंसराज हंस के वो परिवार से ही है, हंसराज हंस के समधी हैं, हाँ। वो इसलिए है। लेकिन उनका विवादित, बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई विवादित चेहरा वो दिल्ली में लेके आए, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। बाकी हाँ, तो कई कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी रही है उनके साथ, और फिर उनके भाई मिक्का के साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, ये सब चीजें हैं। जी बिल्कुल सही जी बात है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अब 3 सीटों के बारे में बस हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी आमने सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती बांसुरी स्वराज, वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा और कमलजीत सहरावत, और साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान और रामवीर बिधूड़ी। सहीराम पहलवान के बारे में बताइए, सुना है ये रामवीर बिधूड़ी के खानदान वानदान के ही हैं, एक ही परिवार है इनका, रमेश बिधूड़ी का, इन सब लोगों का? क्या ऐसा ही है? नहीं, वो पहले तो जो दिल्ली की पृष्ठभूमि थी वो साउथ दिल्ली में गुजर और ये मतलब एक ही गांव थे इनके। तो जाहिर सी बात है, नाते जब एक ही बिरादरी के लोग रहते तो नाते रिश्तेदारियां शादी ब्याह में बन ही जाते हैं। तो इस लिहाज से रहेंगे कि बीजेपी में थे सहीराम पहलवान पहले। वो बीजेपी से वो काफी उनका मतलब वो उनको पास निगम का शायद डिप्टी मेयर का पद भी रहा है सहीराम पहलवान के पास। तो अब तो वो सही जब चले गए थे सहीराम आम आदमी, पहलवान जो है आम आदमी पार्टी में कब से आए? ये 2013 के बाद, तेरह तेरह के बस बाद से है, जब 2015 आम में। आदमी पार्टी बनी, इमर्ज जी हुई, उसी समय इससे साथ जुड़े ये। जी 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 हाँ, जी ये तो पहलवान ही 2015 है, में। मैंने देखा है, अखाड़ा वखाड़ा चलाते हैं उधर। हाँ, वो वो तो दिल्ली में जैसे गांव देहात में जो ऐसा होता ही है ना, कि गांव देहात के लोग तो खेल कूद में कुश्ती में इसमें करते हैं, तो वो उसमें है उनका पूरा कद काठी वो पहलवान वाली है। उनके कान आप देखेंगे, जो जैसे पहलवानों के कान उस कुश्ती के कारण ऐसे होते हैं, तो उस तरीके से उनके कान भी ऐसा है। और तो दबंग नेता है अपने इलाके। मुकाबला बढ़िया होगा वहां पे, कैसा लग रहा है आपको साउथ हाँ, दिल्ली में? रामी दूरी ऐसे का सबसे बड़ा। साउथ दिल्ली जो है वो सीट है जहां से मुझे लगता है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे रही थी। राघव चड्ढा शायद यहाँ से नंबर 2 पे रहे थे। जी 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 है जी। ना? हाँ। हाँ जी जी। हाँ। और ये महाबल मिश्रा तो बहुत पुराने हो गए, बेटा विद एमएलए बन गया, ये कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे वेस्ट दिल्ली से? अब ठीक है, वो समीकरण ऐसे बैठ गए, वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो देखो क्या होता है। और हालांकि कमलजीत शेरावत और महाबल महाबल मिश्रा चूंकि पूर्वांचल के वोटर के नाते वहां पर पूर्वांचल का वो लेके मतलब उस नाते वहां पर नेता बन गया, क्योंकि वहां पर पूर्वांचल की बहुत बड़ी आबादी भी रहती है। कमलजीत लेकिन सहरावत चूंकि लोकल नहीं है, दिल्ली से नहीं है कमलजीत सहरावत? नहीं, कमलजीत शेरावत लोकल है, पूरा है। और वो उनके गांव मतलब जो शेरावतों के गांव है वो उस वाली लोकसभा में खूब पड़ते हैं। शेरावत के गांव है और उनकी नाते रिश्तेदारी भी हाँ, वहीं पर है। जाटो वाला इलाका है पूरा। तो हाँ, तो उसमें शेरावत भी मजबूत कैंडिडेट है, मतलब उनका वो हल्की कैंडिडेट नहीं है। महाबल मिश्रा के पूरा उनका रहेगा, आमने सामने का रहेगा। लेकिन सोमनाथ भारती को केजरीवाल कब तक चलाते रहेंगे? सोमनाथ भारती ने तो अब कई बार केजरीवाल को बड़ी मुसीबत में डाला है भाई। ये जो है नई दिल्ली अब सीट पर ले आए, नई दिल्ली की सीट तो बड़ी इंटेलेक्चुअल लोगों की मानी जाती है। अब देखो सर, अब प्रत्याशी है दोनों, अब वो तो जनता तय करेगी कि क्या करना है। दोनों लेकिन वकील हैं। दोनों वकील हैं, दोनों दोनों एक बैरिस्टर है। हम्म। तो हालांकि बासी स्वराज को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कल जैसे ही भी बासी स्वराज की टिकट की घोषणा हुई, तो कई बीजेपी के मंडल अध्यक्षों, कई ने मतलब जैसे होता ना गांव देहात में होता था वो पुराना दृश्य दिल्ली में बना, कि ढोल बज रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि बासी आगे स्वराज चल को रहे हैं। लेकर। हाँ, बासी स्वराज को लेकर काफी लोग उत्साहित थे। और दूसरी बात, मीनाक्षी लेखी को जो लेकर जो नाराजगी थी कि वो उपलब्ध नहीं होती थी, वो बासी स्वराज उससे उलट है कि वो आसानी से उपलब्ध होती है। और वो कार्यकर्ताओं से सामने मिल जाएंगी तो उनसे बात करेंगे, चाहे कितना भी उनका अर्जेंट काम।
तो ये उनका ये तो उनका ये प्लस ये पॉइंट। ये गुण तो उनमें पारिवारिक है। उनके पिता भी बहुत जेंटल पर्सन है, और वो भी बड़े मधुर तरीके से मिलते हैं जिससे मिलते हैं। और सुषमा स्वराज तो हाँ बड़ी वो, आत्मीयता के साथ लोगों को मिलती ही थी, इसमें कोई शक जी है। जी, तो वही वो इनका प्लस पॉइंट है। तो कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति प्रत्याशी बन गया, तो इसलिए कार्यकर्ता भी खुश है। और एक वो और यंग होने का भी मीना, प्रभाव है मेरे ख्याल में। जी जी जी, अनमेरिड हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उसका 40 वर्ष की आयु राजनीति में बहुत युवा कम ही ही है। होती है, युवा ही मत। अरे भैया, यहाँ राहुल गांधी अब तक युवा हैं, 53-54 साल के हो चुके हैं। वो उन्हें अभी लोग युवा मानते हैं। तो दिल्ली में वैसे जो नई दिल्ली सीट है, इसमें मतदान बहुत कम होता है, मैंने देखा है। 40-45%, 50% बड़ी मुश्किल से लोग घर से निकलते हैं यहाँ पर। यहाँ टफ भी सरकारी होता कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों पौष इलाका आता है। है, ग्रेटर कैलाश हाँ, जैसा इलाका ज्यादातर है, दफ्तर और विधानसभा में आता जो सरकारी है। क्वार्टर हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें ज्यादा हैं यहाँ जी जी जी, और तो ये भी मतलब उस समय क्या होता है वो एक तो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी होती है, तो उनका भले ही बाद में पोस्टल बैलेट से वो मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन जब वो उस समय जब वो ईवीएम पे वोट डालते हैं तो उस समय मत प्रतिशत कम रहता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी होती है, कोई सेक्रेटरी है, कोई कुछ है, वो कोई बाहर गया हुआ है, कोई किसी पे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आता है। हालांकि सरकारी कर्मचारी जो है जिसके फेवर में वोट देते हैं वो जीतता है। पे। अंत में दो छोटे छोटे सवाल। जी, 3 सीट कांग्रेस के पास हैं और 4 सीट आम आदमी पार्टी के पास हैं। दोनों में से कौन चुनाव तगड़ा लड़ने वाला है? किन सीटों पे ज्यादा दिलचस्प चुनाव होगा, जहां कांग्रेस है या जहां आम आदमी पार्टी है? सर अभी तो कांग्रेस की टिकट आ जाएंगी तब ये थोड़ा सा आकलन करना होगा, क्योंकि प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है। हम्म। क्योंकि कांग्रेस के पास अपना पुराना संगठन है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि संगठन निर्माण करने की कोशिश की है। अब दोनों में क्लैश ना करें, ये देखना होगा कि दोनों एक दूसरे की जड़ ना कूदें। कांग्रेस वाले ये ना चाहें कि आम आदमी पार्टी वाला जीत गया तो उनका हाँ, भविष्य क्या होगा, और आम दोनों का आदमी पार्टी कैडर एक वाले ये ना। दूसरे के साथ मिलके चलेगा तब तो बात बनेगी। और आप ना एक बात इसको हरजीन पूरा नोट करिए कि कांग्रेस में जैसे आरएसएस का एक वोटर होता है, कैडर होता है आरएसएस का, कि वो वोट देने नहीं जाएगा, मतलब दूसरी पार्टी को वोट नहीं देगा, लेकिन वोट देने नहीं जाएगा। ऐसे ही एक कांग्रेस का एक कैडर है, 6% वोट है जिसका, वो है सेवा दल, वो पुराने लोग हैं। ये हाँ। सेवा दल आप देखोगे इतने इससे कम ही नहीं गया कभी भी, वोट जो है इससे कम नहीं आता। वो जो वोटर है वो कांग्रेस का पक्का वोटर है। तो वो देखना होगा कि वो उन सीटों पर क्या करेगा वो आम आदमी पार्टी के लिए वो वो कितना निकलते हैं बाहर? निकलता है, तो वो 6% वोट काफी मायने रखता है। और फिर अंतिम सवाल चलते चलते, ये जो दिल्ली शराब घोटाला और इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, केजरीवाल की गिरफ्तारी की लगातार खबरें आती रहती हैं, अब हुई अब हुई अब हुई। ये जो आम आदमी पार्टी को लेकर पिछले खासतौर से कोविड के बाद से पिछले 2-3 साल में जो चीजें आई हैं सामने, इसका आम आदमी की पार्टी की जो छवि है उस पर कितना असर पड़ रहा है? क्या इसका वो है? ये तो सर चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी को देखो सर, कोई भी एक बार आपके खिलाफ कोई भी बयानबाजी चलती है तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। और इसका जनता में भी है, क्योंकि वो शराब एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से लोगों में उसको लेकर दूसरी भावना आती है। हाँ। तो ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन दिल्ली में राजनीतिक गर्मी बहुत हुई है इससे, इस आरोप प्रत्यारोप की वजह से, और अभी भी उसी से चल रहा है, आए दिन सुर्खियां इसी के लेकर बनती है। हम्म। तो चलिए निहाल जी, एक बार फिर आपको बधाई। आपका जो प्रिडिक्शन रहा वो बढ़िया रहा। और अब हम अगली चर्चा आपसे जब करेंगे, जब दोनों तरफ से सभी सीटों पे, 7 के 7 सीटों पे 14 के 14 प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ जी, जुड़ते रहिए समय समय पर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने आपने बुलाया। और आपके दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, और देखता हूं मैं कि बहुत तेजी से, मतलब दिल्ली में इतने बड़ी संख्या में लोग आपके चैनल को देखते हैं। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों की इतनी व्यूज नहीं होगा जितना आपका है। जी, तो धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत आपको बधाई। थैंक यू थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।